हाय फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए मैं झारखंड जीके का क्लास लेकर आया हूँ। और झारखंड जीके में आज आप लोग के लिए मैं उत्तर मुगल कालीन झारखंड पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए होता क्या है, तो आप लोग को पहले बता दें कि उत्तर मुगल कालीन झारखंड स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे उसको हम टिक करते चले जाऊंगा। ठीक है, आप लोग उसको नोट करते जाना है। आरओ एग्ज़ाम के दृष्टि से ये रहेगा कि झारखंड में जो भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, लेवल के हिसाब से बताते चले जाएंगे। आपका सीजीएल हो गया है ना, सिपाही कोई भी हो गया आपका, उनके बाद आपका जेपीएससी लेवल का हो, समझ गए। लेवल देखते हुए आप लोग को बताएंगे कि ये आप लोग का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर मुगल कालीन झारखंड। ठीक है, उत्तर मुगल कालीन झारखंड की बात की जाए तो 1707 से 67 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, क्या है, 1707 से 67 ईस्वी तक चलता है। अब देखिए क्या होता है। उत्तर मुगल काल में बिहार बंगाल में फैली अराजकता का लाभ उठाकर झारखंड के सभी क्षेत्रीय राजवंश मुस्लिम नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हो गए। ठीक है, और उत्तर मुगल कालीन झारखंड के राज्यों का क्षेत्रवार संक्षिप्त विवरण है। तो उनके मुक्ति के बाद आप देखिए, छोटा नागपुर खास का नागवंश, इस पॉइंट को देखने वाले हैं। छोटा नागपुर खास का नागवंश शासक रामशाह, ठीक है, रामशाह जिसका बताया जा रहा है कि 1690 से 1715 ईस्वी तक परिवर्तित मुगल बादशाहों में प्रथम बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12 ईस्वी का समकालीन था। समझ गए। अब आप लोग को बता दें आगे, रामशाह के मरणोपरांत यदुनाथ शाह, उसका जब ईस्वी देखा जाए तो 1715 से 24 ईस्वी तक, ठीक है, छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक बना। ठीक है, वह परवर्ती मुगल बादशाह फर्रुखसियार ठीक है, फर्रुखसियार 1713 से आपका 19 ईस्वी तक समकालीन बना रहा। उसके समय में पलामू के चेरो राजा रंजीत राय ने आपका 1719 ईस्वी में टोरी परगना पर क्या है, कब्जा कर लिया। टोरी परगना पर उसका अधिकार उसकी मृत्यु तक अर्थात 1722 ईस्वी तक बना रहा। ठीक है, बना रहा। और सालाना कर वसूलने के लिए बिहार के मुगल सूबेदार सर बुलंद खां ने 1717 ईस्वी में यदुनाथ शाह का आक्रमण, ठीक है, उस पर आक्रमण कर दिया। यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपए नजराना देकर अपनी जान छुपाई। कितना दिया था? 1 लाख रुपये। सर बुलंद खां के आक्रमण ने राज्य की राजधानी दौसा की असुरक्षित स्थिति को स्पष्ट कर दिया। अतएव यदुनाथ शाह ने पालकोट को नई राजधानी बनाया। ठीक है, यदुनाथ शाह किसका नया राजधानी बनाया? पालकोट को। ठीक है, ये नोट कीजिएगा।
यदुनाथ शाह के मरणोपरांत शिवनाथ शाह छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक बना। ठीक है, किसका बना आपका नागवंशी शासक? छोटा नागपुर शासक। उसके समय में 1730 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार फखरुद्दौला ने शिवनाथ शाह से 12,000 रुपये नजराना वसूला। ठीक है, शिवनाथ शाह के मरणोपरांत उदयनाथ शाह 1733 से 40 ईस्वी छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक बना। उसके समय में 1733 ईस्वी में बने बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह तथा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह से सालाना कर का निर्धारण किया। ठीक है, मतलब आपका सालाना कर देना है उसका निर्धारण किया। और रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह ने जो कर देना स्वीकार किया और उसमें नागवंशी राज का भी कर शामिल था। ठीक है, और उसी के माध्यम से नागवंशी राज के शासक को निर्धारित कर मुगल सूबेदार तक पहुंचाना था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है कि उदयनाथ के मरणोपरांत, ठीक है, उदयनाथ के मरणोपरांत श्याम सुंदर नाथ शाह, ठीक है, आपका 1740 से 45 ईस्वी छोटा नागपुर खास का नागवंशी राजा बना। और उसके समय में ही मराठों ने नागवंश का सर्वप्रथम आक्रमण किया। मराठों के आक्रमण का सिलसिला 19वीं सदी के प्रथम दशक तक चलता रहा। आज 1742 ईस्वी में मराठा भास्कर राव पंडित ने बंगाल पर क्या है आक्रमण करने के लिए छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में प्रविष्ट हुआ और वहां से बंगाल गया। पर बंगाल के शक्तिशाली नवाब अलीवर्दी खां द्वारा खदेड़ दिया गया। ठीक है, क्या है खदेड़ा गया। और खदेड़े जाने पर मराठे उड़ीसा के रास्ते अपने राज्य में लौट जाते हैं। अगले वर्ष यानी 1743 ईस्वी में मराठा रघुजी भोसले भास्कर राव पंडित के नक्शे कदम पर झारखंड से गुजरते हुए बंगाल पहुंचा। ठीक है, और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां द्वारा शिकायत किए जाने पर मराठा पेशवा बालाजी राव बंगाल पहुंचा। और पेशवा के आने की खबर पाकर रघुजी भोसले झारखंड के मानभूम से होता हुआ अपने प्रदेश की ओर भाग खड़ा हुआ। समझिए, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि आपका उदयनाथ शाह का मरणोपरांत फिर क्या होता है। अब बता दें कि मराठों के बारे में झारखंड से होकर आने जाने का क्षेत्रीय राजवंशों का गहरा प्रभाव पड़ा। समझ गए। और उनके बाद मराठा आक्रमणों के फलस्वरूप, ठीक है, झारखंड में मुगल प्रभाव का अंत हो गया और उसका स्थान मराठा प्रभाव ने ले लिया। क्या है इसका प्रभाव कौन ले लिया? मराठा प्रभाव पर पड़ता है। और 31 अगस्त 1743 ईस्वी को पेशवा बालाजी राव एवं रघुजी भोसले के बीच एक संधि हुई और इस संधि के अनुसार दोनों के प्रभाव क्षेत्रों का निर्धारण हुआ और झारखंड रघुजी भोसले के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत पड़ा और भविष्य में छोटा नागपुर साक पलामू मानभूम आदि मराठों के शोषण क्षेत्र बनकर रह गए। छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक फणीनाथ शाह ने बरवा सिल्ली बुंडू, ठीक है, बुंडू आपका राह और तमाड़ के स्थानीय जमींदारों का दमन किया। ठीक है, पलामू का चेरो वंश, अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं पलामू का चेरो वंश। पलामू का चेरो वंश जो है
पलामू का चेरोवंशी शासक साहेब राय, ठीक है, साहेब राय आपका 1697 से आपका 1716 तक आपका इनका शासनकाल रहा। परवर्ती मुगल बादशाहों बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12, और जहांदार शाह 1712 से 13, फरुख सियार, ठीक है, 1713 से आपका 19 ईस्वी का समकालीन था। साहब राय के मरणोपरांत परंजीत राय पलामू का चेरोवंशी शासक बना। उसके समय में बिहार का मुगल सूबेदार सर बुलंद खां पलामू आया, और रंजीत राय ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से टोरी परगना छीन लिया, ठीक है, और इस पर 1722 ईस्वी तक कब्जा बनाए रखा छीनने के बाद, ठीक है। अब देखिए आगे कि रंजीत राय के एक संबंधी जय कृष्ण राय, ठीक है, ने रंजीत राय को हराकर मार डाला और पलामू का राज्य जो है अपने हाथ में ले लेता है, हथिया लेता है। उसके समय बिहार के मुगल सूबेदार फर्रुखदौला 1730 ईस्वी में 5000 रुपये सालाना कर असूलता था, ठीक है, असूला। और 1733 ईस्वी में बने बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने अपने झारखंड अभियान के दौरान पलामू के चेरोवंशी शासक जय कृष्ण राय के लिए 5000 रुपये सालाना कर निर्धारित किया और पलामू से कर वसूली का भार टेकारी के राजा सुंदर सिंह को सौंपा। और 1740 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन अहमद खां के सैन्य अधिकारी हियायत अली खां ने पलामू का सालाना कर 5000 रुपये ही निर्धारित किया। हियायत अली खां का आक्रमण बिहार के मुगल अधिकारियों द्वारा पलामू के चेरों के मामलों में अंतिम क्या था, हस्तक्षेप था। इसके बाद मुगल प्रभाव के स्थान पर मराठा प्रभाव भी हावी हो गया। मराठा पेशवा 1743 ईस्वी में जब छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज से होकर मिर्जापुर जा रहा था, तब वह पलामू होकर गुजरा। इस बात का संकेत पलामू के कुछ गांवों के मराठा नाम मरहटिया, पेशका आदि से मिलता है, ठीक है, मिलता जुलता है। आज 1750 से 65 ईस्वी के दौरान आपका पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ और आपका बता दें कि दक्षिणी पलामू चेरो राजवंश के कब्जे में रहा, और जबकि उत्तरी पलामू में राजपूत और मुस्लिम जमींदारों का प्रभाव बढ़ गया और चेरोवंशी शासक जयकृष्ण राय का दरबार षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया था। और इस तरह 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के समय पलामू राजनीतिक अराजकता के ग्रस्त था और पलामू पर कब्जा करने के इच्छुक किसी बाहरी शक्ति के लिए स्थिति सर्वथा अनुकूल थी। और इस स्थिति का अंग्रेजों ने पूरा फर्क क्या है इसका फायदा उठाया। अब देखिए सिंहभूम का सिंहवंश, ठीक है, सिंहभूम का सिंहवंश शासक, ठीक है, काशीराम सिंह महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी परवर्ती मुगल बादशाहों के प्रथम बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, आपका 1707 से 12 ईस्वी का समकालीन था। काशीराज सिंह के बाद छत्रपति सिंह सिंहभूम का सिंहवंशी, ठीक है,
शासक बना। और छत्रपति सिंह के बाद अर्जुन सिंह प्रथम सिंहभूम के सिंह वंश की राजगद्दी पर बैठा। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह सिंहभूम का सिंहवंशी शासक बना और इसके दो पुत्र थे, पुरुषोत्तम सिंह और विक्रम सिंह। जगन्नाथ सिंह के बाद पुरुषोत्तम सिंह सिंहभूम के सिंह वंश की राजगद्दी पर बैठा और पुरुषोत्तम सिंह के बाद उसका पुत्र अर्जुन सिंह द्वितीय सिंहभूम के सिंह वंश का क्या आपका शासक बना। ठीक है। अब देखिए सरायकेला राज्य की स्थापना। ठीक है। चूंकि अर्जुन सिंह द्वितीय का लालन पालन उसके चाचा विक्रम सिंह ने किया था और इसलिए उसने अपने चाचा को एक जागीर दी जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है। तथा जिसमें 12 गांव शामिल थे, जो दिया गया उसमें आपका 12 गांव शामिल थे। विक्रम सिंह ने इस जहांगीर का विस्तार कर उसे एक राज्य का रूप दिया, जिसकी राजधानी आपका उसका कहाँ हुआ, सरायकेला। बाद में यह राज्य सरायकेला राज्य के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, जाना गया। अब विक्रम सिंह ने पाटकुम राजा के कांडू और बक्साई पीर छीनकर अपने राज्य उत्तरी सीमा का विस्तार किया और इसी तरह उसने उत्तर पूर्व में गम्हरिया पीर और खरसावां पर अधिकार कर अपने राज का विस्तार किया। उसके वंशजों ने सरायकेला राज्य का और भी विस्तार किया और शीघ्र ही वे न केवल सिंहभूम के मूल राज्य पोराहाट राज्य से स्वतंत्र हो गए, बल्कि शक्ति और समृद्धि से भी उससे आगे निकल गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सरायकेला राज्य की स्थापना की बात को देखें। अब देखिए, पोरहाट के सिंहवंशी राजा दुर्जन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी अमर सिंह हुआ। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि उनका आपका उत्तराधिकारी कौन होते हैं। अमर सिंह के बाद जगन्नाथ सिंह आपका चतुर्थ जो है, चौथा पोरहाट राज्य की राजगद्दी पर बैठते हैं और उसके राज्य में उसके समय में पोरहाट राज्य आंतरिक और बाहरी उपद्रवों से रिक्त था। कोल और हो जनजातियों ने राज्य में राज्य में उपद्रव मचा रखा था। हो आदिवासियों का उपद्रव इतना बढ़ गया था कि पोराहाट नरेश को छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक दर्पनाथ शाह की सहायता लेनी पड़ी, मगर दुस्साहसी हो आदिवासियों ने इस संयुक्त सेना को भी हरा दिया और अंग्रेजों के प्रवेश से ठीक पहले सिंहभूम बाहरी क्षेत्रों के उपद्रवियों का आश्रय स्थल बन गया था। साथ ही कोल्हान क्षेत्र के लड़ाका कोल दूसरे राज्य के क्षेत्रों में जाकर लूटमार मचाने लगे थे और उनसे ही त्रस्त होकर पोरहाट नरेश को अंग्रेजों की शरण में जाना पड़ा। पोरहाट नरेश जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासन काल में अंग्रेज सर्वप्रथम 1767 ईस्वी में सिंहभूम में प्रविष्ट हुए। ठीक है, क्या हुआ, सिंहभूम में आते हैं। उनके बाद है हजारीबाग क्षेत्र के राजवंश। ठीक है, तो रामगढ़ राज्य के शासक दलेल सिंह 1667 से 1724 ईस्वी की बात होता है के 57 वर्षीय दीर्घ शासन काल में रामगढ़ राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई और दलेल सिंह ने 1718 ईस्वी में 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर, है ना, मगर सिंह की हत्या कर उसके कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं, किंतु मगर सिंह के पुत्र
रणभक्त खां ने नरहत समस्या के जमींदार के सहयोग से 1724 ईस्वी में रामगढ़ नरेश दलेल सिंह को पराजित कर खोए हुए प्रदेश को वापस अपने अधिकार में करने में कामयाब रहा। ठीक है। अब देखिए दलेल सिंह के मरणोपरांत उसके बाद होता क्या है। विष्णु सिंह आपका 1724 से 63, ठीक है, रामगढ़ का नरेश बना, समझ गए। और उसने 6 राज्य के क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया, जो कि 1700 आपका 47 तक बना रहा। उसके समय में बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने 1740 ईस्वी में हिदायत अली खां को सालाना कर वसूलने के लिए रामगढ़ भेजा। हिदायत अली खां ने रामगढ़ का सालाना कर 12,000 रुपये निर्धारित किया और 1947 ईस्वी में भास्कर राव के नेतृत्व में रामगढ़ का मराठों का हमला हुआ और 1751 से 52 ईस्वी ने नरहत समया के जमींदार कामगार खां के रामगढ़ पर हमला किया और विष्णु सिंह को समझौता करने पर विवश किया और 1763 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मरकत खां और असलूहा खां के नेतृत्व में रामगढ़ नरेश विष्णु सिंह के विरुद्ध एक सेना भेजी, क्योंकि वह नवाब विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था और इस सेना के विष्णु सिंह पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और अवैध रूप से हड़पे गए क्षेत्रों को उनके वाजिब हकदारों में बांट दिया तथा मुआवजा वसूला। और विष्णु सिंह के मरणोपरांत उसका भाई मुकुंद सिंह रामगढ़ की गद्दी पर बैठा और मुकुंद सिंह ने 6 राज्य को रामगढ़ राज्य में मिला देता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 6 राज्य को मिलाने के बाद हजारीबाग क्षेत्र के अन्य राजाओं के नाम हैं 6 कैंदी, कुंडा और खड़गडीहा। और 6 राज्य के राजाओं में महत्वपूर्ण नाम है मगर खां, रणभक्त खां, महिपत खां, लाल खां, ये सब थे। और खड़गडीहा राज्य के राजाओं में महत्वपूर्ण नाम है शिवनाथ सिंह, मोद नारायण, अग्रिवर नारायण देव आदि। मानभूम यानी जो अभी धनबाद है क्षेत्र के अगर राजवंश की बात की जाए तो मानभूम क्षेत्र में छोटे छोटे राजवंशों का आधिपत्य था। अरबराभूम, नवागढ़, ठीक है, उनके बाद पालकुम, बाघमुंडी, कतरास, झरिया, टुंडी आदि क्षेत्रों के शासक छोटे छोटे रजवाड़े पर जमींदार थे। तो इस तरह से शामिल सब था। ठीक है, मानभूम में। अब आगे देखते हैं और बताते हैं कि अंग्रेजों के मानभूम में प्रवेश। ठीक है, आपका मानभूम में धनबाद में कैसे प्रवेश होता है अंग्रेजों का। तो प्रवेश से पूर्व वे, ठीक है, ये सब आपका रजवाड़े जहाँ जमींदार बिहार बंगाल के मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में प्राय मुक्त थे और उनकी आमदनी का मुख्य जरिया कृषि न होकर लूटपाट था। समझ गए, वो सब आपको लूटपाट पर अधिक भरोसा करते थे और लूटपाट से उनका जीवन काल चलता था। वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय अजीम उस शान, ठीक है, बंगाल में था और उसने उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने पिता बहादुर शाह प्रथम की सहायता के लिए बंगाल से
प्रस्थान किया और रास्ते में राजमहल में उसने अपने पुत्र फर्रुखासियार हरम तथा खजाना छोड़े गया। ठीक है, खजाना को छोड़ दिया गया, खजाना को छोड़ चला गया। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के गद्दी पर बैठने के बाद वह राजमहल लौट गया। 1710 ईस्वी में फर्रुखसियार अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में राजमहल आया। 1711 ईस्वी में बंगाल का नवाब इजुद्दौला राजमहल आया और इजुद्दौला ने राजमहल की किलाबंदी और घंटों की सुरक्षा का इंतजाम किया। और 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां के बिहार का नायब नाजिम नियुक्ति किए जाने के बाद उसके भाई हाजी अहमद के दामाद अतालु खां को राजमहल का फौजदार नियुक्त किया गया। ठीक है, अब देखिए 1740 ईस्वी की गिरिया की लड़ाई के लिए अलीवर्दी खां तेलियागढ़ी होकर आगे बढ़ा और 1743, ठीक है, 1743 में ईस्वी में मराठा पेशवा बालाजी राव राजमहल के वामन गांवा होता हुआ बंगाल पहुंचा और 1745 ईस्वी में मराठा सरदार रघुजी भोसले संथाल परगना के जंगलों पहाड़ों को पार कर बंगाल में प्रविष्ट हुआ। समझ गए। 1748 से 50 ईस्वी के दौरान मराठों ने मीर हबीब के नेतृत्व में राजमहल क्षेत्र में लूटपाट मचाई और 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला महाराज राजमहल में, ठीक है, पकड़ा गया और उसके हत्यारे मीरन को राजमहल में ही दफनाया गया। ठीक है, और समग्र उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाहों और उनके सूबेदारों की झारखंड पर पकड़ कमज़ोर पड़ गई थी और इसी युग में झारखंड के लिए नया खतरा मराठों के रूप में आया और यह खतरा बड़ा रूप लेता उससे पहले ही अंग्रेज हावी हो गए और उधर झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों की शक्ति इतनी छीन पड़ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से इस क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। समझ गए। तो आप लोग को बता दें फ्रेंड्स, इस तरह से आज की क्लास हम लोग, ठीक है, आपका क्या उत्तर मुगलकालीन झारखंड 1707 से 67 ईस्वी तक पूरा का पूरा समाप्त होता है और आगे आप लोग के लिए हम तुरंत अगला वीडियो लाने वाले हैं, है ना। इसके बाद आपका अंग्रेज़ों का आगमन होता है और फिर आपका झारखंड में अंग्रेज़ों का शासनकाल देखेंगे। समझ गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ठीक है, और भी किसी तरह से आप लोग का वीडियो वगैरह चाहिए, सुधार होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। और मित्रों बता दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, स्टूडेंट को लाभान्वित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।